नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार परेशानियों से घिरती नजर आ रही है। ईडी ने हाल ही में आईपैक ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड की, जो कोल स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी है और इसमें 20 करोड़ के फंड ट्रांसफर का भी आरोप है। ममता बनर्जी खुद रेड साइट पर पहुंच जाती हैं और ईडी पर टीएमसी की चुनावी रणनीतियां चुराने का आरोप लगाए, लेकिन ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की। ममता और बंगाल पुलिस ने रेड्स में बाधा डाली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई की। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कड़ा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को मतदाताओं के नाम हटाने का षड्यंत्र बताया और आरोप लगाया कि इससे टीएमसी की वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रक्रिया पारदर्शी है और ममता की टिप्पणियां एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डाल रही हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, जहां कोर्ट ने ईसीआई को लोगों के स्ट्रेस को समझने की हिदायत दी। लेकिन टीएमसी इसे स्लैप ऑन फेस बता करके जश्न मना रही है, जबकि हकीकत यह है कि ममता की लड़ाई को और जटिल बना रही हैं वो खुद। वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई से ममता की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही है। चुनाव आयोग से लेकर प्रवर्तन निदेशालय और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयों से हर कदम पर उनकी पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं और राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे इस संकट से बाहर निकलेंगी ममता बनर्जी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। लगातार मुश्किलों से घिरती हुई नजर आ रही है ममता बनर्जी। चुनाव सर पर है, जिम्मेदारियां काफी अधिक है, कैसे निपटेंगी इन तमाम समस्याओं से? देखिए, निपटने का कोई अब विकल्प है नहीं। ये समस्याएं ऐसे ममता बनर्जी के इर्द गिर्द चारों तरफ से घेरा बना चुकी है कि उस घेरे से बाहर निकलने के लिए जितना भी ममता बनर्जी प्रयास करेगी, कोशिश करेगी, उस कोशिश में वो नाकाम होती जाएगी। और आगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जिन संस्थानों से, जिन एजेंसियों के साथ वो टकराव की स्थिति में है, वो एजेंसियां उनके ऊपर और दबाव बनाती जाएगी। जैसे अभी एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत से अब तक चुनाव आयोग के साथ ममता बनर्जी के संबंध खटास वाले रहे। यानी ममता बनर्जी ने शुरुआती दौर से आरोप लगाए, जबकि उससे पहले बिहार एसआईआर सफल तरीके से हो चुका था और बिहार में हो रहे एसआईआर के समय ही ये सारी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी है, जो इंडी अलायंस का पार्टनर है, ये सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई भी हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और ये चुनाव आयोग ही निर्धारित करेगा कि एसआईआर की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। हां, ये अलग बात है कि अगर आपको ये लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया से जो ओरिजिनल असली वोटर हैं उसके नाम काटे जा रहे हैं, तो आप उसका एग्जाम्पल लेके आइए। ये लोग आंकड़े लेकर नहीं जा पाए। बिहार में एसआईआर पूरी हो गई, उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम भी सामने हैं। लेकिन उस समय भी टीएमसी बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को एक पक्ष के तौर पर पेश किया था और टीएमसी, जबकि बिहार में चुनाव भी नहीं लड़ती, ये आजमाइश कर रही थी कि बिहार एसआईआर पर क्या होता है। इसके बावजूद आपको लगा कि जब बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो उसे भी संवैधानिक चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। शुरू से चुनाव आयोग के कामों में बाधा डालने की कोशिश करती रही। अब चुनाव आयोग और ममता बनर्जी, ये दोनों के बीच टकराव ऐसी है कि चुनाव आयोग को जब अधिकार मिलेगा, अधिकार मिलने की बात यही है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होंगे, यानी चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा और उसके बाद चीफ मिनिस्टर के पावर लगभग सीज हो जाते हैं। उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। करने का मतलब ना आप फंड रिलीज कर सकते, न किसी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते, न कोई नए अधिकारी नियुक्त कर सकते। आपके ताकत खत्म हो जाती है। अब चुनाव तक सिर्फ चुनाव आयोग ही, और फिर जो चुनाव आयोग का अधिकारी है, सीईओ है बंगाल के अंदर,
वो यही दोनों निर्णय लेंगे कि कौन से अधिकारी किस जिला में चाहिए, कौन डीएम चाहिए, कौन रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए और किसके ऊपर आरोप लगे हैं, कौन आईपीएस अधिकारी का तबादला करना है। लेकिन आपने तो कर दिया, ममता बनर्जी की सरकार ने यह मान लिया और खुद ममता बनर्जी ने मान लिया कि चुनाव आयोग के कंट्रोल से हम बाहर आने वाले हैं। तो ऐसे स्थिति में वो तो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होगा उसके बाद ये सारे अधिकारी जो अभी ममता बनर्जी के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, वो संवैधानिक पद की शपथ नहीं ले रहे बल्कि ममता बनर्जी की शपथ ले रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या करना है। और इसलिए अभी पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने हर ब्लॉक में अपने अधिकारी तैनात किए, जिसको ममता बनर्जी बाहरी अधिकारी कहती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तैनात किए, जिसे नाम दिया गया ऑब्जर्वर। वो सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं, वो जूनियर ऑब्जर्वर भी हैं, वो स्पेशल ऑब्जर्वर के तौर पर हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अभी निर्देश जारी किया गया, जब ममता बनर्जी बोल रही थी कि नहीं नहीं देखिए परेशानी ऐसी बड़ी है, लोग परेशान हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं चुनाव आयोग को इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने अच्छा ख्याल रखा। इसके बाद क्या किया, 10 और ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए कि हमें जब इसके ध्यान रखना है तो हमें विशेष ध्यान रखने के लिए विशेष अधिकारी चाहिए। तो विशेष अधिकारी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार में नहीं मिलेगा। वो जितने अधिकारी देंगी वो सब उनके इशारे पर काम करने वाले, उन्हीं के पपेट्स होंगे, उनके पपेट्स होंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिकारी ले गए, 10 अधिकारी और नियुक्त कर दिया। अब ममता बनर्जी उससे भी खींची हुई। तो जो स्थितियां अभी टकराव की है, उस समय आप क्या करेंगी जब चुनाव आयोग के पास ये पावर आ जाएगा कि हम सारे अधिकारी हमारे हो सकते हैं। चुनाव आयोग के पास ये पावर आ जाएगा कि चुनाव कराने के समय हम कितने फेजेज में चुनाव कराएं, क्योंकि पिछली बार जब 7 फेज में चुनाव हुआ था तो बड़े आरोप लगे थे कि ममता बनर्जी को ज्यादा मौका मिला। वो पूरे तामझाम के साथ अपने अधिकारियों से सेटिंग करते हैं, अपने वोटर से सेटिंग करते हैं और इधर के वोटर उधर ले जाते हैं, यानी कि फर्जी वोटिंग का जो खेल चल रहा था उसमें ममता बनर्जी को 7 चरण में चुनाव होने का फायदा मिला। एक चरण में चुनाव खत्म तो दूसरे चरण में जहां चुनाव होने हैं वो पहले चरण वाले वोटर को शिफ्ट करते थे कि फर्जी वोटिंग कैसे हो सकता है जी। और उसमें पश्चिम बंगाल के अधिकारी, पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं के चक्कर में हैं और 11 सालों से उन्हीं की कठपुतली बने हुए अधिकारी, ये सारे लोग जो हैं उसमें सहयोग कर रहे थे। तो इसलिए चुनाव आयोग तो अब ये सतर्क हो चुका है, वो जान चुके हैं कि ममता बनर्जी की सरकार है, प्रशासन है, व्यवस्था है, तो अब हमें सेंट्रल फोर्सेस चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ हो सकता है, सीआरपीएफ हो सकता है, एसएसबी के जवान हो सकते हैं, ये सारे सेंट्रल फोर्स चाहिए ताकि ममता बनर्जी के उस अधिकारियों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके और उसके बाद वोटिंग के समय इनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, यानी टीएमसी के गुंडागर्दी जो हर चुनाव के पहले और हर चुनाव के बाद होता रहा, पोस्ट पोल वायलेंस का भी मामला आया है जिसमें चुनाव जीत गई ममता बनर्जी, उसके बाद उन गांवों में उन्होंने अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट पड़े थे, उन लोगों को मार कर भगाया गया और वो कहां गए, पश्चिम बंगाल से हटके फिर झारखंड में जाकर शिफ्ट हुए, कुछ लोग बिहार चले गए, कुछ लोग उड़ीसा जाकर शिफ्ट हुए और फिर वो वापस आ रहे हैं तो वापस आते समय उनका घर नहीं, क्योंकि घर जला दिए गए। तो जो चुनाव आयोग के साथ इन्होंने चैलेंज किया उसे और टकराव किया तो उसका परिणाम तो अब चुनाव आचार संहिता के बाद दिखेगा। लेकिन दूसरे एजेंसी ईडी की बात हो रही है, आज ईडी के साथ भी वही स्थिति। ईडी की लिस्ट में अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हाल फिलहाल में जब एफिडेविट दायर किया था, विपक्ष ने, पूरा विपक्ष एक साथ गई थी कि नहीं देखो ये जो जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो सब विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शंस होने चाहिए और उसमें निर्देश जारी करके सुप्रीम कोर्ट बताए कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी इंक्वायरी ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये व्यक्ति से व्यक्ति का मामला है, मतलब एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी तो वो हमारे पास आएगा, ऐसा नहीं कि सारे ये सफेद कुर्ता पैजामा पहनने वालों को ईडी के दायरे से, सीबीआई के दायरे से बाहर कर दिया जाए। तो इसलिए ये लोग वहां से मुड़कर आए। अभी 19 बड़े नेता टीएमसी के हैं जो पश्चिम बंगाल में घोटाले घपले में
ईडी और सीबीआई के रडार पर हैं, जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे, इनके खिलाफ भी ये कोल स्मगलिंग मामला, जिसमें प्रतीक जैन आईपैक फंसा हुआ है, ये कोल स्मगलिंग में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी, ये दोनों ही फंसी हुई है। ये दोनों ने सेल कंपनियां चलाई और दोनों के खिलाफ ये मामला चल रहा है कि 20 करोड़ के फंड ट्रांसफर में और उससे ज्यादा का फंड ट्रांसफर हुआ है, करोड़ों का घोटाला हुआ है। तो इन मामलों में वो भी फंसे हैं। अब ईडी को आपने चैलेंज कर दिया। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन, वो वहां पर जाकर डेरा डाले हुए हैं कोलकाता के अंदर, और ईडी के अधिकारियों को बोल चुके हैं अब तो समन जारी करो प्रतीक जैन के ऊपर। उसके बाद आगे नंबर हो सकता है आए प्रशांत किशोर को, और उसके बाद ईडी इन लोगों के साथ जो 60 गांठ किए हुए थे, यानी अभिषेक बनर्जी को भी समन जारी हो सकता है। अब ईडी उस मोड में है कि चुनाव की घोषणा से पहले टीएमसी के कुछ नेता गिरफ्तार किए जाएंगे, और ममता बनर्जी के लिए यह बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि चुनाव में ये लोग स्टार कैंपेनर सिर्फ नहीं है, बल्कि स्टार मैनेजर भी हैं। ये इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। ये किस क्षेत्र में कितने पैसे चाहिए, कहां से पैसे आएंगे, और किस क्षेत्र में पैसे बांटे जाने चाहिए, वोट लिए जाने चाहिए, खरीदे जाने चाहिए, ये सारा इलेक्शन मैनेजमेंट इन्हीं कुछ नेताओं के पास है। और इन्हीं लोगों की अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद इनकी तो चुनावी रणनीति नीचे चली जाएगी। आईपैक, जो कि इनका कैंपेन मैनेज कर रहा है, कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी है ये। अब प्रतीक जैन अगर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो वो उसकी टीम बिखर जाएगी, जो 1-to-1 मार्किंग कर रहे हैं कि कौन विधायक कितने वोट से जीता। 5% मार्जिन है तो वहां 10% कैसे किया जाए, हारा है तो वहां एक्स्ट्रा वोट कैसे इकट्ठा किया जाए, डोर टू डोर कैंपेन कैसे किया जाए। ये पूरा कैंपेन इनका प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि ईडी भी चैलेंजर है। ईडी चैलेंज स्वीकार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में अभी 4 फरवरी को उनकी अगली सुनवाई है, जिस पर ममता बनर्जी की सरकार को नोटिस भेजा गया है, क्योंकि ईडी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने वो फाइल चोरी की है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हमारे थे, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश। चुनाव आयोग और ईडी के अलावा जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसमें भी ममता बनर्जी को छोटी मोटी राहत सिर्फ एसआईआर के मसले पर मिली। नहीं तो ईडी के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि आप सरकार के प्रमुख हो, मुखिया हो पश्चिम बंगाल में, और अगर कोई संवैधानिक संस्था, कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी मामले में, और आप अगर इसी तरीके से दल बल के साथ पहुंच जाते हो, उनसे फाइल छीनते हो, एक कियोस्क पैदा करते हो, तो ये परंपरा बन जाएगी। फिर अगर सीबीआई या ईडी की टीम कर्नाटक में गई, वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे। तमिलनाडु में गई, स्टालिन की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री फॉलो होने लगे। ये पैटर्न बन जाएगा। तो फिर तो कहीं भी विपक्ष के स्टेट में सीबीआई ईडी जा ही नहीं सकती है। तो इसलिए ये सारी समस्याएं एक साथ उलझी है, और उन समस्याओं के साथ 294 विधानसभा सीटें, जहां ममता बनर्जी को लग रहा है कि हम रिपीट कर सकते हैं पुराने परिणाम, वो खिसकता जा रहा है। 200 ऐसे संगठन हैं अभी, संघ, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी संगठनों के, ये सब एक्टिव हुए हैं इस आधार पर कि जो ममता बनर्जी अभी तक डेमोग्राफी चेंज करने की पॉलिटिक्स करती रही, उसे हम सामने लाएंगे। अच्छा सर, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा कि जिस तरीके से अगर हम ये कहें कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत है, ममता बनर्जी की जो गतिविधियां नजर आ रही हैं, अगर उससे तुलना किया जाए तो कोई अतिशोक्ति तो नहीं होगी? देखिए, ये ममता बनर्जी का नेचर है, वो आज की बात नहीं है। ममता बनर्जी ने पॉलिटिक्स की शुरुआत ही ऐसे की। कांग्रेस के यूथ विंग का चीफ हुआ करती थी और इनको मौका नहीं मिल रहा था। उस समय भी इसने ऐसे ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स की थी। आगे बढ़ी, नंदीग्राम में आंदोलन किया और वहां पर मरवा दिया गया। वो समय वामपंथी की सरकार थी और उस समय टीएमसी नहीं हुआ करती थी, कांग्रेस हुआ करती थी। और कांग्रेस के नेताओं को आगे बढ़ा दिया, गोली खिलवा दिया और उसको उस नाम पर शहीदी दिवस मनाते हैं। कांग्रेस पिछड़ कर रह गई। उसके बाद भी चुनाव से पहले, पिछले चुनाव में भी पैर तुड़वा लिया, प्लास्टर करके घूम रही है, चारों तरफ घूम घूम कर नारेबाजी कर रही हैं। जय श्री राम के नारे लगाने वाले सड़क पर के उन लोगों से जाकर खुद में भीड़ जाना, ये दिखाना चाहती है कि हम अभी भी मजबूत हैं।
तो ये मजबूत दिखने की कोशिश करना और मजबूत होना दोनों में अंतर है। अभी ममता बनर्जी का एंटी इनकम्बेंसी, साथ में भारतीय जनता पार्टी का एग्रेशन और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रही सफलता, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रणनीति जो अभी बार बार कह रहे हैं बिहार के बाद गंगा बंगाल में ही जाती है, तो इसका मतलब है कि कुछ दिख रहा है। संकेत ऐसा है कि ममता बनर्जी को भी लग चुका है कि हम साइकोलॉजिकली हार चुके हैं, यानी मनोवैज्ञानिक हार हो चुकी है। अब केवल परिणाम आने की बात है। तो अभी जितना हंगामा करना है कर लो, हो सकता है कि सम्मानजनक स्थिति मिल जाए, इसी का फायदा मिल जाए, बंगाली प्राइड की बात कर लें। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो उनका आधार धीरे धीरे खिसक रहा है। चुनाव की घोषणा के समय आधार खिसक कर और छोटा होगा। इस बार वो अपनी सरकार को बचा नहीं पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर तमाम जानकारियों के लिए। कुल मिलाकर के ममता की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां एसआईआर से वोटर डिलीशन का मुद्दा 2026 चुनाव को प्रभावित कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से केंद्रीय एजेंसियां मजबूत हो रही है। ममता की सरकार पर दबाव चरम पर है। ऐसे संघर्ष में यह संघर्ष अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक लेवल पर पहुंच चुका है, जहां ममता का बचाव मुश्किल होता नजर आ रहा है। फिलहाल कैपिटल टीवी के साथ बने रहिए, लगातार अपडेट के साथ देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।